स्क्रीन विजिबल है ना? ओके, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डिजाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोडिंग। ओके, डायनेमिक लोडिंग के केस में हमने डिजाइन के बारे में देखा था, और उसमें यह देखा था कि कैसे उसमें डिजाइन करते हैं, और उस पर बेस्ड हमने थ्योरी पढ़ा था। ओके, तो जो स्टूडेंट क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं वो क्या करेंगे, नोट्स को सिर्फ फॉलो करेंगे सीक्वेंस में, तो उनको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, आपको ध्यान से नोट्स, सारे लोगों को नोट्स मिल गया है ना? आप लोगों को नोट्स मिल गया है ना? ओके, तो उस नोट्स में मैंने कंसेप्ट बता दिए थे। अब आपको कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता देता हूँ कैसे एक्चुअली में सॉल्व करते हैं। इसमें आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसमें हम बेसिकली जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको नहीं करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट तो मैंने बता दिया है, जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसका आप लोग जिराक्स करा लेंगे, जिराक्स कराकर आप अपने, इसका इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एम्पलीट्यूड एंड स्ट्रेस रेशियो। तो सिंपल है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम को आपको एक बार प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, फिर माइनस करके 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मैंने भी कहीं इंटरनेट से ही ये अच्छा नोट्स मिला है तो मैंने दिया है। ठीक है, ये मैंने भी कहीं इंटरनेट से इसको डाउनलोड किया है। ठीक है, टेलीग्राम वगैरह से, क्योंकि मेरा नोट्स मेरे पास भी है, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा मैंने जो लिखा है, लेकिन ये जो है इसमें आपको सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद इसमें सिंपल सा स्ट्रेस एम्पलीट्यूड पूछा गया है और स्ट्रेस रेशियो पूछा गया है, तो हमने कैलकुलेट किया। फिर एक और क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 5। तो 5 में आप देखेंगे कि इसमें बार है फ्लक्चुएटिंग टू टेंसाइल लोड एंड टेंसाइल लोड है, और मटेरियल का यील्ड स्ट्रेंथ जो है हमारा कुछ 240 मेगा पास्कल है, एंड इंड्योरेंस लिमिट ये है। तो सोडरबर्ग प्रिंसिपल से उसका क्रॉस सेक्शन निकालना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है हमारा दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो इस तरीके से सबसे पहले तो सिग्मा मैक्स सिग्मा मीन निकालेंगे, एरिया से डिवाइड करेंगे, फिर सोडरबर्ग प्रिंसिपल से ये इक्वेशन डायरेक्ट हम लोग लगा देंगे, तो इससे आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो मशीन डिजाइन में एक ही प्रॉब्लम है, आपको फॉर्मूले याद रहना चाहिए और किस तरीके से इनका रिलेशन है, ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। ठीक है, उसी तरह 6 क्वेश्चन है, सोडरबर्ग करते मतलब सोडरबर्ग इक्वेशन से आप इसको निकाल सकते हैं, थिन प्रेशर वेसल के माध्यम से इसको भी निकाल सकते हैं। ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ दिया गया है। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ दिया गया है। और जो हमने एसएन कर्व देखा था, एसएन कर्व की हेल्प से जो हमारा 10th क्वेश्चन है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 10, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने लीनियर इक्वेशन बनाया और उसकी हेल्प से इसको करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जो आपके यहाँ पे एसएन कर्व है इस इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ से आप टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं 10, और इस छोटे वाले बड़े वाले ट्रायंगल का क्या होगा, जो एंगल होगा वही छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल होगा, उसके हेल्प से आप इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इसमें प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे। जैसे 17 है, तो 17 में इंड्योरेंस लिमिट दिया हुआ है, यील्ड पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेसेस दिए हुए हैं, फैक्टर ऑफ फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर दिया हुआ है KF, देन फाइंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इसको 17 नंबर को जितने भी फॉर्मूले हैं सबसे पहले एक जगह आप लोग लिख लेंगे, और वहां से कैसे रिलेशन निकाला गया वो करेंगे। देखिए यहाँ पे सिग्मा मैक्सिमम, सिग्मा मिनिमम, सिग्मा एम, सिग्मा, तो यहाँ पे ये निकल गया सिग्मा मैक्सिमम और मिनिमम की हेल्प से हम लोग मीन और वेरिएबल स्ट्रेसेस निकाल लेंगे। फिर KF का वैल्यू दिया हुआ है,
फिर इसके बाद मैंने बताया था कि जो इंड्योरेंस लिमिट होता है, जो एक्चुअल इंड्योरेंस लिमिट होगा वो क्या होगा, एस के ए के बी के सी के डी। तो ये के ए के बी के सी के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, तो इन सारे का वैल्यू 1 1 लेंगे, 1 × 1 × 1, और के डी का वैल्यू होता है के 1/kf। ठीक है, के एफ का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे ना, कुछ नहीं है, जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं वो सारे उसी पे बेस्ड हैं। ठीक है, उसी पे बेस्ड इक्वेशंस हैं, तो इसको आप लोग बनाइएगा, करना तो आप ही को होगा। ठीक है ना, अगर आप लेक्चर देख लेते हैं फिर आप भूल जाएंगे, लेकिन आपको नोट्स आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? यहाँ तक क्लियर है? ओके कुणाल, अगर आपका लेक्चर छूट गया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें इस नोट्स को आप एक बार पढ़िएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ब्रेक्स, ब्रेक्स से आप कंटिन्यू तो कर ही रहे हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ब्रेक्स। देखिए एक्चुअली में हमारे पास ब्रेक्स का कैटेगरी है, और सबसे पहला ब्रेक है हमारा, ये क्या करता है कि ब्रेक्स जो है हमारा किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, या सिर्फ किनेटिक एनर्जी, इनको एब्जॉर्ब करता है किसी सिस्टम को रोकने के लिए। अगर कोई सिस्टम मोशन में है तो उसके पास किनेटिक एनर्जी है, और उसको हम लोग कहीं किसी माध्यम से उसको रोक दें तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसी के केस में तो ब्रेक्स तो बहुत सारे पढ़ने हैं, लेकिन जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से है उसका न्यूमेरिकल्स एक्चुअली में हमको देखना है। तो ब्रेक्स में आपको ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं, ये सिंपल मैकेनिक्स है। सिंपल मैकेनिक्स मतलब कि मूवमेंट लेना है आपको, एफ एक्स समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ वाई इक्वल टू जीरो, एंड मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू जीरो। ये तीन इक्वेशन से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए ब्लॉक और शू ब्रेक, ठीक है, ये क्या होता है आप देखे होंगे, ये सिंपल टाइप का ब्रेक है। इसमें जो ये एंगल सस्टेन्ड होता है ये 45 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रेशर हम लोग यूनिफॉर्म मानते हैं, इस सिस्टम पे प्रेशर यूनिफॉर्म मानते हैं, क्योंकि ये मान लीजिए व्हील है आपके पास, एक व्हील है कोई आपके पास, और इस व्हील को रोकना है, तो इस शू की हेल्प से हम लोग यहाँ पे अगर प्रेस करेंगे तो इस यहाँ पे मोमेंट जनरेट होगा, और यहाँ से ये रोकने की कोशिश करेगा। तो देखिए इस टाइप के कंडीशंस में अगर आपके पास व्हेन टेंजेंशियल ब्रेकिंग फोर्स, जो ब्रेकिंग फोर्स है कहाँ से आएगा, टेंजेंशियल ब्रेकिंग फोर्स, अगर इस व्हील ऐसे घूम रहा है तो इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं मुझे इस तरीके का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर एक सिचुएशन हो किस तरीके का कि अगर वहां का जो टेंजेंशियल ब्रेकिंग फोर्स है फलक्रम से पास करे, फर्स्ट केस है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस है हमारा जो फलक्रम से पास करेगा, तो इसमें क्या होगा, जो यहाँ पे रिएक्शन होगा यही तो फ्रिक्शन लगेगा, म्यू आर क्या आएगा हमारा, फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, मोमेंट ले लेंगे ओ के अबाउट। ठीक है, ओ के अबाउट मोमेंट ले लेंगे, तो आपको सिंपली आर का वैल्यू आ जाएगा, आर इक्वल टू पी एल बाई ए, ओके, पी एल बाई ए आ जाएगा। ब्रेकिंग टॉर्क क्या होगा, जब आपके पास रिएक्शन आ गया, रिएक्शन की हेल्प से अगर आप फ्रिक्शन फोर्स निकाल लिया आपने म्यू इनटू आर, और उसके बाद आपने ब्रेकिंग टॉर्क भी निकाल लिया, तो ये क्या हो गया आपका ब्रेकिंग टॉर्क हो गया। ठीक है, ब्रेकिंग टॉर्क हो गया। तो अगर हमारा सिस्टम जो है, तो इसमें यह भी ध्यान देने वाली बात है कि आपका सिस्टम देखना पड़ेगा कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो इसमें देखिए फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मैकेनिक्स ध्यान रखना है, किस तरीके से हमारा व्हील जो है रोटेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं
ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इस पे इसको रोकना है तो इधर हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो आपको क्या करना है कि मोमेंट बैलेंस कर देना है इस केस में, और वहां से ये चीजें आ जाएंगी। तो इसमें कोई आपको इसमें याद करने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। बस आपको ध्यान यह रखना है कि व्हील किधर रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, वही सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। अब देखिए सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस में क्या है, अगर सपोज हमारा ये जो सिस्टम है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, उसी तरीके से इसमें भी मोमेंट लगा देंगे उसी के अबाउट, और इसमें भी क्या होगा कि इसमें भी यही फॉर्मूला आ रहा है जो फर्स्ट केस में था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्रेकिंग टॉर्क इन केस 1 एंड केस 2 इज सेम, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ड्रम हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन ब्रेकिंग टॉर्क व्हेन द टेंजेंशियल ब्रेकिंग फोर्स पासेस थ्रू फल्क्रम, ठीक है। तो फल्क्रम से जब भी पास कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज में। अब थर्ड केस है, तो इसमें आपको कुछ ध्यान याद रखने वाली कोई चीजें नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि ब्रेक का वर्क कैसे हो रहा है फल्क्रम के रिस्पेक्ट में। When the line of action of braking forces passes through a distance b below the fulcrum and rotates clockwise। हाँ, तो इसमें आप समझने वाली बात है कि ये जरूरी तो नहीं है कि हमेशा जो टेंजेंशियल फोर्स है यानी फ्रिक्शनल फोर्स हो वो फल्क्रम से पास करेगा। वो क्या हो रहा है, एक बी डिस्टेंस नीचे से पास हो रहा है, तो मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द फल्क्रम बी। तो ये ओ के अबाउट हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे हमको इसका मोमेंट लेना है। तो मोमेंट आसानी से हम लोग ले सकते हैं, ये जो पी जो है क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, और ये जो आपका रिएक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, ये भी क्या होगा क्लॉकवाइज रिएक्शन देगा। तो इन सारे मोमेंट्स को हम लोग इक्वेट करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा। तो ये इक्वेशन आपको दिख रहा है, तो ये आपको ध्यान याद रखने की जरूरत नहीं है। आप जब ये तो 30 सेकेंड 15 सेकेंड में आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक ये हो गया। इसके बाद ब्रेकिंग टॉर्क क्या है, जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू आर रेडियस, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना है म्यू पी एल बाई ए, तो ये इनटू आर। तो ये दिखने में लग रहा है कि इतना बड़ा इक्वेशन है, लेकिन एक्चुअली में आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। उसी तरीके से केस 4 है, अगर ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करे तो इसमें क्या होगा, सेम केस है कि जो हमारा ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है डिस्टेंस बी नीचे से पास कर रहा है, तो उसी तरीके से इसमें आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग जो आपका ब्रेक है, देखिए इसमें ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो टॉर्क जो है ए माइनस म्यू बी, in this case moment of tangential braking force supports operational moment। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आप देख रहे हैं जिस डायरेक्शन में P लग रहा है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में मतलब कि जो हमारा ये P लग रहा है, P in case this moment of tangential braking force supports the operational moment, such brakes are known as self energizing brakes। तो इसमें आप अगर इस इक्वेशन में P इक्वल टू 0 रखेंगे तो when there is no operational force, अगर कोई ऑपरेशनल फोर्स नहीं है तो A बराबर म्यू बी होना चाहिए, ठीक है। तो इन दिस केस ब्रेक्स आर अप्लाइड विदाउट एनी ऑपरेशनल फोर्स, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि ये सेल्फ लॉकिंग ब्रेक्स है, कि अगर इसमें क्या होता है कि ये इस कंडीशन में ब्रेक ये ऑटोमेटिक सेल्फ लॉक्ड हो जाएगा, क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंट जनरेट कर रहा है उसको फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, ठीक है ना, फ्रिक्शन अपोज कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है ना। क्योंकि देखिए इसमें जो भी है आपका मैकेनिक्स का यूज है, मैकेनिक्स का यूज करके आप इसको आसानी से डिराइव कर सकते हैं। क्योंकि
इसमें रिएक्शंस निकालने हैं, फ्री बॉडी डायग्राम निकाल के आप आसानी से कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी आपको मैकेनिक्स आता हो तो। ठीक है, मैकेनिक्स एक्चुअली में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे। मैकेनिक्स थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग देख लेंगे। अब देखिए, अब इसके बाद ये चीजें हो गई। अब जो है लाइन ऑफ फलक्रम जो है, अब उसी तरीके से जो फिफ्थ केस है, फिफ्थ केस में क्या है, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ब्रेकिंग फोर्स पासेस थ्रू ए डिस्टेंस बी अबव द फलक्रम। तो जो फलक्रम है उसके ऊपर से बी पास कर रहा है, कुछ इस तरीके का कंडीशन है। तो मोमेंट हम लोग लेंगे तो ये भी क्या है, सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक्स है। ठीक है ना, सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक्स है, जो आप फिफ्थ केस फोर्थ केस देखा आपने, फोर्थ केस एंड फिफ्थ केस, इन बोथ केसेस में दोनों का इक्वेशन सेम आ रहा है। उसी तरीके से द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ब्रेकिंग फोर्स पासेस थ्रू ए डिस्टेंस बी अबव द फलक्रम रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस में क्या होगा आपका, इस केस में आप देखेंगे तो इसमें होगा कि इसमें कुछ इस तरीके का आपका फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो ए ब्रेक विच इज नॉट सेल्फ एनर्जाइजिंग इज नॉट सेल्फ लॉकिंग। तो इसमें जो माइनस आ रहा था ए माइनस म्यू बी, इसमें आप देखेंगे तो ये क्या होगा, सेल्फ लॉकिंग आपका सिस्टम होगा। क्लियर है। तो आप कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस में आपको सिंपली फॉर्मूला तो याद नहीं रखना है, सिर्फ मोमेंट आपको बैलेंस कर देना है। ठीक है ना, इस पी की हेल्प से कितना मोमेंट आ रहा है, फिर क्या होगा यहाँ पे इसकी वजह से कितना मोमेंट आ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, रिएक्शन फोर्स की वजह से कितना मोमेंट आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मोमेंट हमने निकाला है P इंटू एल म्यू आर बी, जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, और जो रिएक्शन फोर्स है, इसकी मदद से 1600 न्यूटन रिएक्शन फोर्स आ गया और फ्रिक्शन फोर्स ये निकल गया। तो टू लाइंस में आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, टू लाइंस में इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो इसका आप, और आप इस केस में देखिए, जो यहाँ पे जो फलक्रम से इसका पास हो रहा है, जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू है, ये फलक्रम से पास हो रहा है। तो इसमें रिएक्शन और जो आपने अप्लाइड किया वही सिर्फ कंपोनेंट्स आएंगे, और यहाँ से रिएक्शन फोर्स आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये दो लाइंस के आपके इक्वेशंस हैं, इसमें तो कोई मतलब ये सबसे आसान चीजें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए सेकेंड टाइप का जो ब्रेक्स है, बैंड, सिंपल बैंड ब्रेक है। इसमें क्या होता है कि सिंपल बैंड ब्रेक में एक जो फलक्रम फिक्स होता है और एक इंड पे इस तरीके से रोप की हेल्प से हम लोग इसका करते हैं। अगर हमको फोर्स लगाना है या इसको रोकना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज इस फिगर से आपको समझ में आएगा। अगर हमको ये रोटेट कर रहा है इस तरीके से, रोटेट अभी कर रहा है, अगर मैंने इधर फोर्स P लगा दिया तो इस पे टेंशन फोर्स जनरेट होंगे और आपको यहाँ से फ्रिक्स, देखिए अब इसमें थोड़ा सा न्यू कंसेप्ट है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। If one of the end of band is attached to the fulcrum and another end is attached at distance from fulcrum of the operating lever, then such brakes is known as simple band brake. In this case, differential band brakes, both the ends are not attached to the fulcrum. तो इस केस में आप देख रहे हैं डिफरेंशियल और सिंपल बैंड ब्रेक में क्या डिफरेंस है। इसका एक जो पॉइंट्स है जहाँ पे हमारा फोर्स पास कर रहा है वहां पे फलक्रम से अटैच होगा, लेकिन डिफरेंशियल में कुछ इस तरीके का फिगर होगा। ठीक है, डिफरेंशियल में कुछ हमारा इस तरीके का फिगर होगा। अब देखिए, अब ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। सपोज अब इसमें अगर आपने देखा था कि अगर कोई पुल्ली है हमारे पास, पुल्ली है तो पुल्ली को हम लोग फ्रिक्शनलेस मानते थे, तो उसमें दोनों में टेंशन T जनरेट होता था। लेकिन ये जो है हमारा फ्रिक्शन की ही मदद से इसको रोक पाएगा। तो इसमें जो है T1 और T2 हमारा इसमें क्या होगा, टेंशन फोर्स आएंगे, और T1 हमेशा ग्रेटर देन T2 होगा। इसको याद रखने का मैं तरीका बताता हूँ कैसे। देखिए ये जो पॉइंट है इधर जाने की कोशिश कर रहा होगा, और ये जो है इसको खींचने की कोशिश कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो T1 है
इसको ज्यादा लगाना पड़ेगा कंपेयर टू T2, क्योंकि ये जो है इसको सपोर्ट कर रहा है और ये T1 को अपोज कर रहा है, तो T1 को कहीं ना कहीं ज्यादा टेंशन फोर्स लगाना पड़ेगा। तो टाइट जो हमारा सेक्शन है, टाइट साइड सेक्शन है एंड स्लैक साइड सेक्शन है, जो लूज साइड होता है, तो दोनों में फ्रिक्शन के वजह से दोनों में अलग अलग टेंशन आएंगे। ठीक है, तो इसमें T1 आ गया, इसमें T2 आ गया। अब देखिए T1 T2 में क्या है ना, रिलेशन है। अब T1 T2 और जो ब्रेकिंग टॉर्क है T1 एंड T2 की मदद से हम लोग ब्रेकिंग टॉर्क निकाल सकते हैं। जैसे T1 T2 सपोज आपको मालूम चल गया, तो उसको आप लोग रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ब्रेकिंग टॉर्क आ जाएगा, और मोमेंट आप बैलेंस कर देंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए मेन डिफरेंस आता है, ये थ्योरी ऑफ मशीन में भी पढ़ना हुआ है, आप शायद पढ़े होंगे। T1 T2 का रिलेशन, T1 T2 का रिलेशन डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसका जो डेरिवेशन में, तो आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। T1 T2 का रिलेशन होता है T1/T2 e टू द पावर म्यू थीटा। म्यू क्या है यहाँ पे, जो हमारा फ्रिक्शन वैल्यू है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। थीटा क्या है, जो हमारा क्या है, थीटा यहाँ से कितना एंगल सब्सटेंड हो रहा है सेंटर पे, देख रहा है ना, कितना एंगल सब्सटेंड हो रहा है सेंटर पे। यहाँ से आप देख सकते हैं इस फिगर में कितना एंगल ऑफ ओवरलैप है, मतलब कितना जो ये जो आपका ये जो ब्रेक है, जो कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है। ठीक है ना, ये रोप जो है, रोप आप देख रहे हैं, ये कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। सिंपल बैंड ब्रेक आर नॉट सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक्स, ये सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक नहीं होते हैं। जो पिछले केस में देखा था उसमें सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक्स था। इसमें 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 क्या होता है आप देखेंगे, अगर इसमें इन ऑर्डर टू मेक सेल्फ एनर्जाइजिंग डिफरेंशियल ब्रेक्स आर यूज, अगर हमको सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक्स बनाना है तो डिफरेंशियल ब्रेक्स हम लोग डिफरेंशियल ब्रेक्स हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए उसी तरीके से क्वेश्चंस हैं, टाइट सेक्शंस और लूज सेक्शन जो है हमारा रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर कि द इन ए बैंड ब्रेक रेशियो ऑफ टेंशन एंड टाइट सेक्शन आर गिवन, 3 दिया हुआ है और एंगल ऑफ रैप दिया हुआ है, मतलब कितना आपका वो एंगल सब्सटेंड कर रहा है सेंटर पे। यहाँ से आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। और सेकंड केस है कि इसमें फॉर्मूला आप थ्योरी ऑफ मशीन से ही ले सकते हैं, या अभी तो इसमें मैंने डेरिवेशन, इस नोट्स में डेरिवेशन भी है, तो इसमें डेरिवेशन दिया हुआ है, तो यहाँ से म्यू का वैल्यू आसानी से निकल सकता है। क्लियर है ना, तो इसमें आपको ज्यादा फॉर्मूले थोड़ा सा याद रखना है और कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी फ्रिक्शन का वैल्यू दिया हुआ है और एंगल ऑफ रैप दिया हुआ है और ब्रेकिंग टॉर्क दिया हुआ है, तो इसकी हेल्प से 2 इक्वेशंस आएंगे, 2 अननोन्स आएंगे, तो T1 T2 आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, T1 T2 आसानी से निकाल सकते हैं। अब आता है डिफरेंशियल ब्रेक्स, तो डिफरेंशियल ब्रेक में क्या होगा, कुछ उसी तरीके का, यहाँ से P फोर्स लगाएंगे, ये T1 भी मोमेंट लगाएगा, T2 भी मोमेंट लगाएगा, और कंडीशन फॉर सेल्फ लॉकिंग, सेल्फ लॉकिंग का क्या कंडीशन है, सेल्फ लॉकिंग का क्या कंडीशन, कुछ सेल्फ लॉकिंग का क्या कंडीशन होगा कि अगर P लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, P लेस देन इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक है, सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक में क्या होगा, सेल्फ लॉकिंग ब्रेक में कि P जो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो इस कंडीशन को आसानी से इसमें मोमेंट का इक्वेशन लगाएंगे, मोमेंट का जो इक्वेशन P के फॉर्म में लगाएंगे और उसको लेस देन इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ से ये कंडीशन आ जाएगा। यानी A/B जो होना चाहिए, A/B क्या है यहाँ पे, ये जो है डिस्टेंस आपका, डिस्टेंस है फलक्रम से दोनों का इंडिविजुअल डिस्टेंस है T1 T2 का।
ठीक है ना। तो ये आपको, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं कैसे, इस ट्रायंगल की भी हेल्प से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक डिफरेंशियल ब्रेक्स क्लियर है। आप चाहें तो मशीन डिजाइन को अगर आप 5 से 6 घंटा पढ़ लें, मतलब कि जो मैंने नोट्स दिया है, तो आपको, हमको लगता है कि 80 to 70-80% आपको सेल्फ स्टडी से ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें नोट्स में अच्छी तरीके से सारी चीजें क्लियर की गई हैं, क्योंकि ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ही एप्लीकेशन है। जो समझना है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कहीं बेसिक कंसेप्ट लेकर इसको किया गया है। अब देखिए परमिसिबल स्ट्रेस इन बैंड, जो हमारा बैंड होता है उसी के ही तो हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फोर्स या पावर ट्रांसमिट करते हैं, तो उसको भी तो परमिसिबल स्ट्रेंथ से भी क्या होना चाहिए, जो हमारा कम होना चाहिए, तभी तो हम लोग इसको यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो कितना हमारा T1 का वैल्यू होना चाहिए, सिग्मा इंटू बी टी, तो दिस, इसको आप करेंगे तो आसानी से T1 का वैल्यू आ जाएगा। मतलब T1 का जो T1 ही तो मैक्सिमम वैल्यू है, जो T1 जो है मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम टेंशन के लिए हम लोग डिजाइन करेंगे, मिनिमम टेंशन के लिए तो ऑटोमेटिक वो सेफ है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये है आपके पास ब्रेकिंग टॉर्क पूछा गया है, तो T1 T2 निकालेंगे सबसे पहले, और आपका थीटा दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, और T1 T2 का रिलेशन उसी फॉर्मूला से निकालेंगे और ब्रेकिंग टॉर्क निकाल लेंगे आसानी से। क्लियर है ना, क्लियर है। उसी तरीके से यहाँ पर इसमें एंगल ऑफ रैप कितना है, 270 डिग्री, 270 डिग्री यानी 3 पाई/4 है, 3 पाई/4 आपका एंगल ऑफ रैप है, मतलब कि 270 डिग्री आपका यहाँ पे एंगल सस्टेन हो रहा है। और इस केस में एक सेकंड केस है हमारा, अगर इसमें इसमें तो आपको बताया नहीं गया है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है कि क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो कभी भी इस क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया हो या नहीं बताया गया हो, तो आप उसमें दोनों केसेस लेकर आप लोग इंडिविजुअली करेंगे, क्योंकि जो है दोनों केसेस में अलग अलग आंसर्स आएंगे, क्योंकि एक साइड टेंशन होगा, एक टाइप स्लैक साइड होगा, एक साइड जो होगा लूज टाइट साइड होगा। क्लियर है ना। अब देखिए इसके बाद ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें T1 और T2 का रिलेशंस आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास एंगल ऑफ रैप है, और आपके पास क्या है, आपके पास म्यू भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, थीटा भी दिया रहेगा, और ब्रेकिंग टॉर्क भी दिया रहेगा, तो उसकी हेल्प से आप इसको निकाल सकते हैं। In the band brake system shown in the figure, it is designed for self-locking condition with the ratio of this. तो देन सेल्फ लॉकिंग कंडीशन है तो P लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। सेल्फ लॉकिंग का कंडीशन यह होता है। तो आप डायरेक्टली आप इक्वेशंस निकालेंगे वेरिएबल के टर्म में, और P को क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू 0 कर देंगे, तो आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है, आसानी से इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है। उसी तरीके से ये नेक्स्ट है, सारे क्वेश्चंस वही हैं, ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस वही हैं, आपको इसको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। इसमें मोमेंट बैलेंस करना है, T1 T2 का रिलेशन जो मैंने दिया है, मतलब कि T1/T2 e⁻μθ, इसकी हेल्प से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, इसकी हेल्प से इसको निकाल सकते हैं। उसी तरीके से ये भी कंडीशंस हो जाएंगे। अब देखिए जो भी चीजें था अभी तक हम लोग देख रहे थे कि ये किसके लिए था, डिफरेंशियल के लिए था। अब देखिए जो हमने पहला केस पढ़ा था, कौन सा पहला केस मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ध्यान कर देंगे आप लोग, प्लीज वेट, मेरा सिस्टम है।
ओके, तो इस केस में आई थिंक स्क्रीन विजिबल है ना। कभी कभी ये जो सॉफ्टवेयर है कभी कभी हैंग हो जाता है ज्यादा लोड के चलते। तो तो इस केस में देखा था हमने, जो एजम्पशन हमने माना था कि जो हमारा थीटा होना चाहिए, थीटा लेस देन 45 होना चाहिए। तो ऐसा जरूरी थोड़े है हमेशा कि थीटा लेस देन 45 हो। तो अगर थीटा लेस देन 45 नहीं है, यानी थीटा 45 से ज्यादा है, तो उस केस में कैसे करेंगे? उसके लिए देखिए एक रिलेशन है, इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है। ये आपको मेरे को भी नहीं मालूम कहाँ से आया है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि ये हायर स्टडीज में इसको पढ़ना है। आपको ये रखना है म्यू डैश, यानी 4 म्यू साइन थीटा 2 थीटा साइन 2 थीटा। इसको आपको आसानी से यहाँ से म्यू डैश का वैल्यू आ जाएगा। म्यू डैश कौन सा? नया वाला जो म्यू डैश होगा वो क्या होगा, कहीं ना कहीं म्यू से ज्यादा होगा। ठीक है, आप इसको देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस में सिंपल तो पहले म्यू निकालेंगे। सबसे पहला काम करेंगे म्यू निकालना, क्योंकि इसमें जो है ये पूरा एंगल जो है ये 2 थीटा जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, 2 थीटा क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है ना, ये पूरे को क्या करेंगे, 2 थीटा लेंगे और उसका हाफ हम लोग इसमें पुट करेंगे और उसके बाद 2 थीटा वहां पे पुट करेंगे। ठीक है, तो ये म्यू डैश है। ठीक है, म्यू डैश है और इसके बाद मोमेंट बैलेंस कर देंगे, ब्रेकिंग टॉर्क आसानी से आ जाएगा। ब्रेकिंग टॉर्क आपके पास आसानी से आ जाएगा। क्लियर है, ब्रेकिंग टॉर्क आसानी से आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक। देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है ना, शू ब्रेक एंड बैंड ब्रेक का कॉम्बिनेशन है। हमने देखा था शू ब्रेक में क्या था कि कुछ इस तरीके का शू था और यहाँ पे व्हील था इसमें, और इसमें क्या है, शू भी है और बैंड भी है। ठीक है ना, इसीलिए बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक, यानी ब्लॉक मतलब शू ब्रेक आपको दिया गया है। तो दोनों का कंडीशन है और इसका भी एक रिलेशन है, आपको डायरेक्टली याद रखना है। T1 T2 का रेशियो, T1 T2 का रेशियो क्या होगा, जो हमारा होगा 1 प्लस म्यू टेन थीटा। टेन थीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द ईच शू, मतलब उसका हाफ लेते हैं। ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ शू और ब्लॉक्स। ब्रेकिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 गामा इफेक्टिव। ठीक है, यानी जो हमारा मतलब आर इफेक्टिव क्या होता है, आर इफेक्टिव जो होगा, ठीक, रेडियस ऑफ ड्रम प्लस थिकनेस ऑफ ब्लॉक। थिकनेस ऑफ ब्लॉक मतलब कि ये रेडियस हो गया, दिस इज योर रेडियस, दिस इज योर रेडियस एंड दिस इज योर रेडियस एंड दिस इज योर थिकनेस, मतलब ये थिकनेस जो है इसका। क्लियर है, थिकनेस। इसके बाद एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। इन ए बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक्स, बैंड इज लाइन, इसमें 12 शू है और इनका 15 डिग्री एंगल सबटेंडेड है। थिकनेस है आपका 75 mm और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.4। तो यहाँ से आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला की हेल्प से सबसे पहले तो T1 T2 का रेशियो निकालेंगे, T1 T2 का रेशियो निकालेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे और यहाँ से पावर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से पावर निकल जाएगा। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, मतलब कि आई थिंक ये ब्रेक से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इसमें आपको एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो ये जैसे क्वेश्चन है। तो ये सिंपली जो है मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ये आसानी से आप लोग बना लेंगे। इसमें U बराबर V बराबर U प्लस AT, ये सारी चीजें जो है इसका यूज करके बना। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपको सारी चीजें आसान लगेंगी। ठीक है, इसके बाद ये भी है कैसे ब्रेक की हेल्प से हम लोग इस वेट की हेल्प से इस सिस्टम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका जो कैनेटिक एनर्जी है मास का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, दोनों को रोकेंगे और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और जो आपका रोटेशन के कारण जो एनर्जी है, दोनों को ऐड करके इससे इक्वेट करेंगे। ठीक है, और वहां से एंगल निकल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, ये आपका बहुत बार मतलब गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, इसमें एंगल सब्सटेंडेड आपको मिल जाएगा। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है तो बताइए। तो ब्रेक्स में कितने फोर्स का कितने टाइप्स का हमने ब्रेक्स पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा शू ब्रेक, उसके बाद बैंड ब्रेक्स, उसके बाद डिफरेंशियल बैंड ब्रेक्स, उसके बाद हमने बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक्स। तो सारे न्यूमेरिकल्स ही हमने देखे हैं, सारे न्यूमेरिकल्स ही देखे हैं। और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें मोमेंट बैलेंस करना है, इसमें आपको मोमेंट के साथ साथ क्या बैलेंस फोर्सेस का ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्लचेज, क्लच का टॉपिक है, क्लच का। तो इसमें आप बोलेंगे सर इसमें क्वेश्चंस हैं, तो इसमें क्वेश्चंस सारे इंक्लूडेड हैं, ठीक है ना? जो क्वेश्चंस हैं इसमें सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? आप लोगों को बताइए, यहाँ तक क्लियर है ना? ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है क्लचेज। क्लचेज में भी कुछ थ्योरम, फ्रिक्शन क्लचेज के बारे में आप पढ़े होंगे अपने सेमेस्टर में। तो इसमें देखेंगे कि सिंगल होते हैं, कोनिकल क्लचेज होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल क्लचेज होते हैं। तो आपको सिंगल प्लेट क्लच में का एनालिसिस किया गया है। तो इसमें दो तरीके का क्लचेस डिफाइन किए गए हैं कि अगर एक्सियल फोर्स कितना लग रहा है, तो एक्सियल फोर्स किसी क्लच पे कितना लगा रहे हैं, तो एक्सियल फोर्स का डेरिवेशन करके आप लोग देखेंगे तो एक्सियल फोर्स आएगा आपका, ये आएगा, ठीक है ना? तो एक्सियल फोर्स दो केसेस में निकालेंगे कि यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर क्लच नया है, अगर क्लच आपने न्यू खरीद के लाया है तो सारे जगह प्रेशर सेम होगा, ठीक है ना? और प्रेशर सेम होने के कारण हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि डायरेक्टली जो एक्सियल फोर्स का वैल्यू आता है ये आता है। W क्या है, मतलब W जो है एक्सियल फोर्स है और P जो है प्रेशर है। तो प्रेशर बराबर W बाई पाई आर नॉट माइनस आर आई का स्क्वायर, ठीक है? ये आपका फोर्स आ जाएगा। और एक्सियल फोर्स क्या हो जाएगा, P इंटू पाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, ठीक है? टॉर्क, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क जो होगा इस केस में आप आसानी से, टॉर्क का वैल्यू ये होता है, ठीक है ना? इसमें इंटरनल और एक्सियल जो भी रेडियस है यहाँ पे दिए हुए हैं, और टॉर्क का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली निकल जाएगा। तो इसमें फॉर्मूला ही याद रखना है भाई, बेसिकली आपको फॉर्मूला ही याद रखना है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे क्लचेज हैं एक सिस्टम में, और उन क्लचेज की हेल्प से इन कंटेक्टेड सरफेस है, क्लच कब काम करेगा, जब उसमें आपका कंटेक्ट होगा सरफेस से। तो नंबर ऑफ कंटेक्ट सरफेस जो होगा उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक सिंगल क्लच का आपने टॉर्क निकाला, और उसको अगर आपके सिस्टम में n नंबर ऑफ सरफेसेस क्या हो रहे हैं, कंटेक्ट हो रहे हैं, तो उस केस में आप आसानी से n से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। तो देखिए ये बेसिकली यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, वियर थ्योरी किस पे बेस्ड है? अगर न्यू क्लच है तो हम लोग प्रेशर थ्योरी लगाएंगे, नया है पुराना हो गया तो वियर थ्योरी लगाएंगे, क्योंकि ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ऐसे ही वेरी करता है। और क्वेश्चन में आपको यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, यूनिफॉर्म जो भी चीजें वो लिखी हुई होंगी, आपको यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सी जो होता है, वियर जो होता है प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, और वियर जो होता है ऑल्सो जो हमारा वेलोसिटी जो होता है रेडियस के प्रोपोर्शनल जो होता है, एंड वियर भी प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा। आप सोच भी सकते हैं जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना वियर ज्यादा होगा, जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ही वेयर ज्यादा होगा, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स लग जाएगा वहां पे ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेंजेंशियल फोर्स बढ़ते जाएगा, ठीक है? तो ये वियर हो गया। उसके बाद टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ से इस केस में इसका होता है कुछ इस तरीके का फॉर्मूला डेरिवेशन के बाद आता है, ठीक है? और इस दोनों को हमने यहाँ पे साथ में लिख दिया है,
मतलब कि दोनों को तो आपको कंपेयर करने में दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद कुछ इस तरीके का डायग्राम में आपको इंडिकेट किया गया कैसे हमारा यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में वेरिएशन होता है। ठीक है, अगर if there are n1 discs of driving shaft and 2 discs of driven shaft then number of contacting surface, ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपके पास ड्राइविंग शाफ्ट n1 है एंड ड्रिवन शाफ्ट n2 है तो नंबर ऑफ कंटेक्टिंग सरफेस क्या होगा, n1 प्लस n2 माइनस n आपका नंबर ऑफ कंटेक्टिंग सरफेस होगा। और रीजन फॉर यूजिंग यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, तो देखिए यूनिफॉर्म वियर थ्योरी हम लोग बेसिकली इसलिए यूज करते हैं कि इसमें देखें कि आर जो मीन होगा, मीन एवरेज जो हम लोग ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम है कंपेयर टू द यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, इसीलिए हम लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं वियर थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इसमें पावर आप निकाल सकते हैं टॉर्क इनटू ओमेगा। अब देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, प्रेशर मैक्सिमम दिया हुआ है, आर मिनिमम दिया हुआ है, तो एक्सियल फोर्स निकाल सकते हैं और उसके बाद आप जो चीजें पूछी गई हैं वो निकाल सकते हैं। और इसमें देखिए इस केस में आपको दिया गया है कि नंबर ऑफ मल्टीपल क्लास डिस्क, 3 स्टील डिस्क है और 2 ब्रॉन्ज डिस्क है, आर यूज हैविंग आउटर डायमीटर ऑफ दिस एंड दिस। तो यहाँ पे आपके पास ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट्स हैं, तो कितने नंबर ऑफ कंटेक्टिंग सरफेसेस होंगे वो आपको आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं। एक जो n1 प्लस n2 माइनस 1 होगा। टॉर्क ट्रांसमिटेड कितना होगा, टॉर्क हमारा ये होगा। ठीक है, टॉर्क हमारा ये होगा। इसके बाद नेक्स्ट है जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे म्यू का वैल्यू दिया हुआ है और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, पी मैक्स है, पी मैक्सिमम दिया हुआ है। तो डायरेक्टली देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज किया गया है। ठीक है, फॉर्मूला का यूज करके इसको निकाला गया है। तो क्लचेज में आपको ध्यान ये रखना है, फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। अगर फॉर्मूला भूल भी गए तो आप इसको आपको डेरिवेशन करने आने चाहिए। तो जो इस नोट्स में आप इसको क्या करना है, आपको एक बार खुद से डेरिवेशन करना है, पहले देख कर कीजिएगा, फिर आप अपने मन से ट्राई कीजिएगा कि आपसे डेरिवेशन हो जाए और फाइनली आपको याद ही रखने हैं। ठीक है, फाइनली आपको याद ही रखने हैं। क्लियर है? तो इसमें जो है वही सारी चीजें हैं। कभी कभी आपसे कि इंटरनल रेडियस पूछ देगा, एक्सटर्नल रेडियस पूछ देगा, पावर्स दिए रहेंगे। ठीक है, और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के हेल्प से यहाँ पे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और एक्सियल फोर्स पूछा जाएगा। तो इसमें क्या क्या पूछने के चांसेस हैं, एक्सियल फोर्स, टॉर्क कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्सेस कितना आएगा, म्यू कितना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें पूछा जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है? तो बताइए, यहाँ तक देखिए इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल मैकेनिक्स है और मैकेनिक्स के हेल्प से हमने इसको डिराइव कर लिया। तो मशीन डिजाइन में आपको फाइनली फॉर्मूले याद रखने हैं और किस तरीके से, और क्वेश्चंस इसमें जितने भी आने वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे इसमें हैं। ठीक है, आने वाले क्वेश्चंस हैं इसमें, सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कोनिकल क्लचेस। कोनिकल क्लचेस में कुछ नहीं होता है। कोनिकल क्लचेस में क्या होता है कि कोनिकल क्लचेस में जो फोर्सेस आते हैं इस सरफेस के इस नॉर्मल फोर्सेस आएंगे और ये अल्फा एंगल जो है सेमी कोन एंगल है, सेमी कोन एंगल। इसमें इसका भी डेरिवेशन आप देख सकते हैं, लेकिन इसका भी जो फॉर्मूला है ना सिंपली उसी के जैसा है। उसमें साइन अल्फा बाई 2 से डिवाइड हो गया। मैं दिखाता हूं आपको, साइन अल्फा बाई 2 से डिवाइड, सॉरी साइन अल्फा से डिवाइड हो गया है। साइन अल्फा से हम लोग डिवाइड करेंगे, टॉर्क का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू यहाँ से आसानी से आ जाएगा। आप साइन अल्फा से यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में ये होगा और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में साइन अल्फा से डिवाइड हो जाएगा। तो साइन अल्फा, जो अल्फा है सेमी कोन एंगल है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो इसमें क्लचेस में आपको जो पहला वाला जो हमने देखा यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी एंड वियर थ्योरी, उनका फॉर्मूला याद रखना है
और उसके बाद कोन एंगल में कुछ नहीं करना है, उसमें आपको साइन अल्फा से डिवाइड कर देना है। सिर्फ अल्फा आपको ध्यान में रखना है कि जो अल्फा होना चाहिए ये वाला एंगल होना चाहिए, ये 2 अल्फा होगा टोटल एंड दिस अल्फा होगा, ठीक है। और कोनिकल क्लचेस में क्या होता है, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल क्लचेस में क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये ओमेगा रोटेशन के कारण इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा और इसके कारण इस व्हील को रोकने की कोशिश करेगा। तो इसमें बेसिकली वही कंसेप्ट यूज किया गया है, इसमें देखिए टोटल टॉर्क कितना होगा, एन जो है नंबर ऑफ कंटेक्टिंग, जो आपका एन जो है नंबर ऑफ शूज है। इसमें देखिए एन जो है नंबर ऑफ, मैं दिखाता हूं, इस केस में एन जो है हमारा नंबर ऑफ शूज हैं, कितने आपके पास ये ब्लॉक्स हैं, कितने आपके पास ब्लॉक्स हैं, और म्यू का वैल्यू दिया रहेगा एम ईच, मतलब हर एक, मतलब सू का वैल्यू दिया होगा, आर जी का वैल्यू दिया होगा, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 किस रोटेशन पे चल रहा था पहले, फाइनली कितना उसका रोटेशन है, और पावर जो होगा ये होगा। क्लियर है, पावर ये होगा, ठीक है, पावर आपका ये होगा। तो यहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए जो सू का जो थोड़ा सा सू का एनालिसिस कर लेते हैं। जो हमारा सू है कुछ इस तरीके का होगा, और इसका लेंथ ये होगा एल और थीटा। तो एल बराबर आर डी थीटा होगा, ठीक है, एल बराबर आर डी थीटा होगा। और इसमें क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से इसका डिजाइन कर सकते हैं, इसका आप लोग डिजाइन कर सकते हैं। तो जो इसमें क्या करना है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 का वैल्यू निकालना है, पावर आपको दिया हुआ है तो वहां से टॉर्क निकाल लेना है। टॉर्क की हेल्प से आप लोग एन दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, मास का वैल्यू पूछा गया है तो मास निकाल सकते हैं, ठीक है, मास आप लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है, मास निकाल सकते हैं। और आपको अगर डिजाइन करने के लिए बोला जाए कि उसका ब्रेथ कितना होगा, तो डायरेक्टली जो हमारा ये जो मैक्सिमम फोर्स है उसको हम लोग इस तरीके से इक्वेट कर देंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है, इक्वेट आ जाएगा। तो यहाँ तक हो गया। तो पॉजिटिव क्लच एक छोटा सा है, द क्लचेज कैन बी इंगेज्ड ओनली व्हेन शाफ्ट are stationary or rotating at a small speed difference. They cannot be engaged at higher speed because at high speed engagement may result in shock. These clutches are rarely used in fine application of rolling pins. तो ये सिर्फ इसके बारे में जानना है, पॉजिटिव क्लचेस क्या होते हैं बस, ठीक है, पॉजिटिव क्लचेस क्या होते हैं इसके बारे में ही सिर्फ जानना है, ठीक है। तो आज इतना चीजें हमने देखा, यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है। ओके तो देखिए इसको आप जो भी हमने चीजें देखा, कल आपका हम लोग कोशिश करेंगे कि मशीन डिजाइन खत्म कर लें, क्योंकि मशीन डिजाइन आपका उसमें एप्लीकेशन ऑफ सोम है, और इसको आपको डायरेक्टली इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, इसमें सॉल्यूशन सारे चीजें हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बेयरिंग पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेयरिंग पढ़ेंगे। बेयरिंग के बाद हम लोग जाएंगे स्प्रिंग के पास, और स्प्रिंग के बाद उसके बाद वेल्डिंग एंड रिवेटिंग ज्वाइंट, ठीक है। इसके बाद ये हमारा खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, प्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है। उसको मैं कोशिश करूंगा कि मैं नोट्स दे दूंगा, वो भी मैं एक टीचर हैं, बहुत बड़े टीचर हैं, उनका मैं मटेरियल आपको सेंड कर दूंगा। एक्चुअली में उनका मटेरियल फ्रीली अवेलेबल है, प्रोडक्शन का उन्होंने सिस्टमेटिक वो में बनाया हुआ है, तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो प्रोडक्शन वहां से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, थर्मोडायनेमिक, फ्लूइड, हीट ट्रांसफर, इसके बाद सोम हो गया है, मशीन डिजाइन हो ही चुका है, एंड इसके बाद प्रोडक्शन हो जाएगा। तो मेजर सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, और टोम बच जाएगा, थ्योरी ऑफ मशीन। तो जो मेजर पोर्शन है उसको हम लोग सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। सोम हमारा हो चुका है, हीट ट्रांसफर हो चुका है, मशीन डिजाइन हो जाएगा कल तक। इसके बाद मैथ जो है पैरेलल चल रहा है। तो आई थिंक 80-90% आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अपना रिवीजन करते रहें और अगर टेस्ट देते रहिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है ना। ओके तो आज के क्लास यहीं पे एंड करते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल आपकी क्लास होगी, ठीक है।